आज का हमारा जो मुद्दा है वो है डिबेट ऑफ द आइडियोलॉजीज, डिबेट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द पॉलिटिक्स और डिबेट ऑफ द डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, डिबेट ऑफ द रूल ऑफ पीपल और द रूल ऑफ एलीट, डिबेट बिटवीन द रूल ऑफ इंटेलिजेंट और द रूल ऑफ द मास. दिस इज द नेवर एंडिंग डिबेट विच इज स्टार्टिंग नाउ. तो बताइए मिस्टर डेमोक्रेट, आपके क्या विचार है कि ये जो डेमोक्रेसी की आप बात चिल्लाते रहते हैं, इसकी शुरुआत ही कहाँ से हुई है? देखिए, डेमोक्रेसी तो सोल है 2025 में। अगर आपको किसी देश को वर्ल्ड पावर बनाना है या इकोनॉमिक पावर बनाना है, तो डेमोक्रेसी की शुरुआत अगर आप ट्रेसेस देखना चाहेंगे तो आपको एथेंस 508 बीसी के आसपास देखने को मिल जाएंगे। और उस समय जो डेमोक्रेसी थी वो काफी लूजली स्पीकिंग सेंस में थी। मतलब कि उस टाइम जो डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ पीपल। डेमोस और जो क्रेट, ये जो दो शब्द हैं ग्रीक के, इनका सिंपल अर्थ है रूल ऑफ पीपल। मतलब लोग कुछ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे आपस में वोटिंग करके, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव अपना जो कबीला है, जो गांव है, उसको चलाएंगे। तो ये तो हो गई पुरानी बात। लेकिन उस 508 बीसी से ये ज्यादा टाइम चला नहीं, लगभग एक सेंचुरी कह सकते हैं। फिर उसके बाद आप जैसे लोग आ गए मिस्टर डिक्टेटर टाइप के, और डार्क एज की शुरुआत हो गई यूरोप में। फिर हमको एक लंबे समय तक कुछ भी कोई रोशनी का मतलब ट्रेस दिखता नहीं है। फिर डेमोक्रेसी हमको देखने को सीधे फ्रांसीसी क्रांति में मिलेगी। तो अब ये जो डार्क एज है, इसमें आपको क्या अच्छा लगता है, ये अब आप बताइए। देखो, मेरे को तो यूं लगता है कि जो डेमोक्रेसी की शुरुआत है ना, वो डेमोक्रेसी शब्द की शुरुआत तो बिल्कुल एथेंस के अंदर ही हुई है। लेकिन जो डेमोक्रेसी का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि लोग मिल के डिसीजन लेंगे किसी भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट या किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ये काफी ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है। काफी ज्यादा पुराने से मतलब है कि जैसे कि मान लो कि कोई कबीला था 50,000 साल पहले, स्टोन एज के आसपास, मान लो कोई कबीला है, कबीले के अंदर कोई डिसीजन हो रहा है कि भाई किसी आदमी ने कोई क्राइम कर दिया, मान लो कोई किसी ने शिकार किया, उस शिकार को दूसरा उठा के ले गया और खुद खा गया, तो इसने क्राइम किया है एक जो ट्राइब के लॉ के खिलाफ है। तो इसके अंदर भी क्या होता था कि जो ट्राइब के बड़े बूढ़े होते थे, जो ट्राइब के अंदर ज्यादातर लोग होते थे जिनके अंदर डिसीजन लेने की पावर है, वो क्या करते थे, बताते थे, वोट देते थे कि क्या इस आदमी को क्या सजा दी जाए और सजा दी जाए या ना दी जाए। तो ये भी तो एक टाइप ऑफ लूजली स्पीकिंग डेमोक्रेसी ही तो है कि जब लोग ही डिसाइड करें कि क्या होगा। क्या आप इस बात को मानते हैं? इस बात को तो हम मानते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्टली आपके जो लोग हैं, जो डेमोक्रेसी की फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, और जो बात आप कर रहे हैं उसमें तो काफी अंतर है। देखो, अंतर तो है, लेकिन जो जो हमारी सोल है डेमोक्रेसी की, रूल ऑफ द पीपल एंड डिसीजन बाय द मासेस, तो उसको तो सेटिस्फाई काफी पहले से किया जा रहा था। लेकिन जो एक्चुअल डेमोक्रेसी जो हम मॉडर्न विचारों में देखते हैं कि लोग आएंगे, वोट डालेंगे, अपने इलेक्टर्स को चूज करेंगे, वो पार्लियामेंट में बैठेंगे, ये वो मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेट ग्रीस के अंदर ही स्टार्ट हुआ था। एथेंस जो सिटी स्टेट था, ग्रीस का जो सबसे आज के टाइम पे कैपिटल भी है ग्रीस की, तो उन लोगों ने हाँ उस हाँ। चीज को इजाद किया, ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन दिक्कत तो है ही है, इस चीज के अंदर कोई बहुत ज्यादा अच्छी तो है नहीं डेमोक्रेसी, ये तो आपको मानना पड़ेगा। बताइए फिर। मैं तो बता ही रहा हूँ आपको कि जो 508 बीसी से लगभग उन्होंने एक सेंचुरी तक अपनी चलाई डेमोक्रेसी। फिर डार्क एज की शुरुआत होती है। अब आप बताइए, डार्क एज में ऐसा कौन सा अच्छा काम हो गया जो डिक्टेटर ने किया है, किसी भी डिक्टेटर ने? देखो, डिक्टेटरशिप जो है वो एक टाइप से नेसेसिटी भी है, जरूरत भी है, और नेचर का रूल भी है कि पावर विल ऑलवेज फ्लो टू द स्ट्रॉन्गेस्ट, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, द सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये बात हमें चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से पता चलती है। तो इसको हम वो बात तो ठीक है। फिर ये तो हम डेमोक्रेसी में भी कह रहे हैं। डेमोक्रेसी में भी अगर 100 लोग हैं तो 100 में से हर आदमी की हिम्मत नहीं है ना चुनाव लड़ने की। उसमें भी हम फिटेस्ट आदमी को ही जमीन पे उतार रहे हैं। लेकिन वो आदमी एक राजा थोड़ी है कि अपने मन से जो भी चाहे वो डिसीजन ले ले कि भैया ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। एक कंसेंट है एटलीस्ट डेमोक्रेसी में, जो कि डिक्टेटरशिप में नहीं है। नहीं, ऐसी बात है नहीं, क्योंकि डिक्टेटरशिप के अंदर में तो जो डिक्टेटर होता है उसके आसपास लोग होते हैं जो उसको एडवाइस करते हैं और जो उसकी हेल्प करते हैं और सब कुछ पता लगवाते हैं। तो डिक्टेटरशिप भी यूज करना है कि एक ही आदमी सब कुछ करता है, तो चीज़ तो वहाँ पे भी है कंसेंट थोड़ा बहुत। ये मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि फिर लोगों का कंसेंट नहीं होता, वो फिर एक छोटी सी ग्रुप ऑफ पीपल का ही कंसेंट रह जाता है। ये तो है।
लेकिन चलिए फिर आप थोड़ी कहानी को आगे बढ़ाइए, थोड़ा इकोनॉमी के बारे में बताइए कि आपकी डिक्टेटरशिप में किस प्रकार से अर्थव्यवस्थाएं चली और बिखर गई, क्योंकि जितने हम एग्जाम्पल देख रहे हैं ज्यादातर बिखर गए हैं। अगर चाइना एक अपवाद है आज के टाइम पे जो कि फ्लॉट डेमोक्रेसी है, अगर उसको हटा दें तो ज्यादातर आपकी जितनी डिक्टेटरशिप की सरकारें हैं उनकी अर्थव्यवस्था कोलैप्स ही हुई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जर्मनी की जो हालत थी उससे आप वाकिफ हैं और पूरी दुनिया वाकिफ है कि कैसे हुआ था जर्मनी के साथ और क्या क्या हुआ था। तो उस जर्मनी को जो वर्ल्ड वॉर 1 में हार चुका है, जिसके ऊपर पूरे जो एलाइड नेशन है उन्होंने वॉर रेपरेशंस लगा रखे हैं, कह रखे हैं, तुम हमें इतना पैसा दोगे क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से लड़ाई हुई, तुम्हारी वजह से हमारे इतने लोग मरे। तो उस जर्मनी जिसके ऊपर इतना सारा कर्जा है, जिसके ऊपर इतना सारा इकोनॉमिक बर्डन है और उसके साथ साथ ग्रेट डिप्रेशन जैसी चीज भी चल रही है, वो जर्मनी जब 20 साल के अंदर हिटलर के राज के अंदर, और हिटलर का राज तो बचे कि 1933 से ही शुरू हुआ था, तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हिटलर ने 6 साल के अंदर अंदर अपने देश को बिल्कुल गरीबी और हाइपर इन्फ्लेशन से उठा के वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर सुपर पावर बना के खड़ा कर दिया। तो क्या ये किसी डेमोक्रेसी में संभव है 6 साल के अंदर? नहीं, देखिए इतनी जल्दी 6 साल के अंदर इकोनॉमिक पावर बन जाना ये डेमोक्रेसी के अंदर संभव नहीं है और प्रैक्टिकल बात तो बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर यूनाइटेड स्टेट्स को ही देख लें तो 1787 या शायद 1776 मतलब इसी के आसपास हाँ, 1770। ये 1776 में इनका संविधान बन के तैयार हुआ। हाँ। तो वहां से लेके जब इनकी लड़ाई चलती है तो 1850 में आते आते ये एक ठीक ठाक स्थिति में आते हैं और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जाके हम इनको इकोनॉमिक पावर का दर्जा दे सकते हैं। और ये एक लॉन्ग लास्टिंग चीज है जो कि आज तक चल ही रहा है। आज भी यूएसए ही तो इकोनॉमिक पावर है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ अगर जर्मनी को देख लें तो वो उन 6 साल के लिए तो ठीक हुआ, मतलब जब तक हिटलर का अपना फायदा रहा तब तक उसने इकोनॉमी को बढ़ाया। फिर तो वो जैसी वॉर में कूदा तो उसके एक्सपेंसेस तो दुनिया ही जानती है कि जर्मनी का पर डे एक्सपेंडिचर कितना पहुंच चुका था वर्ल्ड वॉर 2 में, कई बिलियन डॉलर तक जा चुका था। देखो तो लास्ट में कोलैप्स ही हुआ मामला और आपको आना डेमोक्रेसी के पास ही पड़ा। ये जब जितने भी ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब डेमोक्रेसी की तो देन है। ये कौन सा डिक्टेटर लोगों ने अपनी जेब से पैसा निकाल के दिया है? नहीं, देखो तो ये बात भी कंसीडर करें। पैसे की जो बात रही है आपकी, तो पैसे तो इकोनॉमी के अंदर दोनों ही तरफ आते हैं, या तो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप हो। और अगर हम बिल्कुल इसके रूट पे जाएं तो ये जो डेमोक्रेसी में पैसे ये सब शुरू ही हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या दुनिया नहीं थी? क्या पहले पैसे नहीं थे? क्या इकोनॉमी नहीं थी पहले? नहीं, ऐसी ये बात थोड़ी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ट्रेड थी। हाँ, तो उस ट्रेड के अंदर मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले राजा महाराजा ही ट्रेड करते थे और बहुत कायदे से करते थे। हाँ, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वर्कर्स की हालत एटलीस्ट ठीक हुई है, वर्कर्स की हालत सुधरी है। नहीं तो पहले तो आप जानते ही हो कि किस तरह से सुलूक किया जाता था। ये स्लेव ट्रेड भी चलती थी, तो ये बात भी देखिए। स्लेव ट्रेड तो देखो, आपके सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक नेशन ने ही तो स्लेव ट्रेड किया है बहुत ज्यादा। ये वेस्टर्न यूरोप जो ये स्लेव ट्रायंगल बनाया गया था, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका, इसका आप क्या कहना चाहेंगे? तो सारे डेमोक्रेसी ही थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया? वही निजी फायदों के लिए किया है और क्या कह सकते हैं। तो फिर यहाँ पे यानी कि ये बात आप मानते हैं कि अगर निजी फायदा आगे आ जाता है तो डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, हर जगह जो गवर्नमेंट है वो अपना फायदा देखते हुए लोगों का शोषण करती है। हाँ, ये तो है ही। देखिए, ये तो एक यूटोपिया ही टाइप का है, चाहे कम्युनिस्ट स्टेट हो, चाहे आपकी डेमोक्रेसी हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो। ये तीनों ही एक कल्पना है। लेकिन आज की डेट में कुछ देश जरूर ऐसे हैं जो कि उस कल्पना के बहुत आसपास पहुंच चुके हैं, जहां सच में रूल ऑफ पीपल है, जो कि उन देशों से कई बेहतर स्थिति में है जहां प्रॉपर डिक्टेटरशिप चल रही है और एक आदमी या कुछ लोगों के कंसेंट पे ही बड़े बड़े डिसीजन हो जा रहे हैं। ऐसा कौन सा देश है आपकी नजरों में जो डेमोक्रेसी के पास में है? आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज उठा लीजिए, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया। आपका इनके यहाँ एक एग्जांपल उठा दें। सबसे ज्यादा पावरफुल जो देश है इनके अंदर वो है स्वीडन। स्वीडन का बोलबाला है, स्वीडन यहाँ पे पावरफुल है। स्वीडन एक टाइम पे इस पूरे एरिया के ऊपर रूल करता था। तो इस स्वीडन को ही देख लो। आपको याद है स्वीडन के अंदर कुछ टाइम पहले कुरान जलाई गई थी? बिल्कुल जरूर। तो यहाँ बहुत पे फेमस बात भी है। हाँ, तो डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस द रिलीजन एंड फ्रीडम
और नॉट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस्ड ऑन योर कास्ट, कलर, रेस और जेंडर और द रिलीजन। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को भूलते हुए कुरान जला दी गई। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? जो आप देश कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के बहुत पास है, उनमें ऐसा क्यों हुआ? देखिए, वो जो भी कारनामे उन्होंने किए हैं धर्म के नाम पे, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड तो नहीं रहे होंगे। वो कुछ लोग, कुछ आपको उल्टी बुद्धि के लोग हर देश में मिल जाएंगे, चाहे हम हिंदुस्तान की बात क्यों ना कर ले। लेकिन अगर इंडिया में कोई ऐसी हरकत हो जाती है तो हम ये थोड़ी कहने लग जाते हैं कि भाई इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसी तो कई सारी हरकतें होती रहती हैं हमारे यहाँ पे। बात तो ठीक ये भी है, तो देखिए। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अल्टीमेट बात वही है कि चुनिंदा जो लोग हैं, जो इक्का दुक्का लोग हैं, वो कोई ना कोई हरकत करते रहते हैं और पूरे कौम का, पूरे देश का, पूरे समाज का नाम बदनाम करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो है ही और इतिहास से ही दिखा हुआ आ रहा है। हाँ हाँ। तो अब आप बताइए फिर, एक एक करके, जो आपके जितने सो कॉल्ड डिक्टेटर्स हैं, उन्होंने किस प्रकार से दुनिया को नई रोशनी दिखाई या फिर दुनिया को तबाह किया। देखो, डेमोक्रेसी के अब जैसे, अब अगर हम यूरोप की बात कर लें तो हाँ यूरोप जी। यूरोप के अंदर ग्रीस में था, ग्रीस में भी लेकिन इतना ज्यादा नहीं चल पाया। हाँ, ग्रीस में नहीं चल पाया, ज्यादा नहीं चला। फिर रोमन एम्पायर के अंदर स्टार्टिंग में रोम वॉज द रिपब्लिक। हाँ बिल्कुल। जूलियस सीजार ने रोम को रिपब्लिक से एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया और खुद को एक डिक्टेटर से एक एम्परर में कन्वर्ट कर दिया, मिलिट्री जनरल। हम्म, तो फिर हाँ रोम हाँ। के अंदर भी डेमोक्रेसी थी। फिर अगर और देखा जाए तो जैसे चाइना है, हम्म चाइना के अंदर था तो राजा का रूल, लेकिन राजा भी कुछ टाइम के लिए वो हो गया था, चुप हो गया था, और राजा की बजाय फ्यूडल लॉर्ड्स का रूल था, जमींदारों का, वॉर लॉर्ड्स का। हम्म और जो वॉर लॉर्ड्स थे वो भी हम्म कहीं ना कहीं पावर अपने गांव से ही गेन करते थे। जो गांव में लोग सपोर्ट करते हैं जिस लॉर्ड को, वही पावर गेन करेगा। हम्म और जहाँ पे आपको मास का सपोर्ट चाहिए होता है, वहां पे कहीं ना कहीं डेमोक्रेट एंगल आ ही जाता है। हाँ, ये तो है ही। हाँ, और बाकी भारत फिर की वो बात करें। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना तभी बनी है। हाँ हाँ, बाकी भारत की बात करें तो भारत के अंदर भी एंशियंट टाइम पे महाजनपद जो थे, महाजनपद के अंदर जो वैशाली जनपद था, जो वज्र जनपद था, हाँ वो हाँ। भी अपने टाइम पे रिपब्लिक रह चुके हैं। बिल्कुल। हाँ, और महाजनपद की जो एक डेफिनेशन है उसमें वो भी आता है, द ओल्ड बिग रिपब्लिक। तो रिपब्लिक, हाँ, ओल्डेस्ट शायद यही है महाजनपद, ये वाला हमारा वैशाली, वैशाली। वैशाली हम्म महाजनपद सबसे पुरानी रिपब्लिक है दुनिया की। हम्म और आपने देखा हो तो भारत के अंदर पुराने टाइम पे भी कहा जाता था कि कोई भी किसान आ जाता है राजा के पास, वो अपनी समस्या रखता है, फिर राजा उसका समाधान करता है। राजा के पास जो हम्म मंत्री हैं वो अच्छे से बात करते हैं। तो ये भी तो कहीं ना कहीं एक झलक है रिपब्लिक की और डेमोक्रेसी और रूल ऑफ द पीपल की। बिल्कुल। हाँ जितने भी समझदार राजा रहे हैं हिंदुस्तान में, जैसे अशोक हो गया, हाँ, और मुगलों के टाइम पे अकबर टाइप के जो भी राजा हुए हैं, उन्होंने काफी शानदार तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है। बिल्कुल। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, बात वही पर है ना ये जरूर कि है, फिर वहाँ डायनेस्टिक डेमोक्रेसी ही चलेगी। कि मतलब कि जैसे आज हिंदुस्तान की अगर ग्राउंड लेवल पे बात करें, तो एक चाय बेचने वाला आदमी भी पीएम की कुर्सी तक पहुंच सकता है, जो बिल्कुल कि डायनेस्टिक उसमें बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एक ही खानदान आगे बढ़ेगा। बिल्कुल इवन उनकी ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ चुनिंदा लोग ही आ सकते हैं। ये बात तो ये है। बात है। डिक्टेटरशिप के अंदर क्या होता है, एक ही परिवार का, एक ही सेक्ट ऑफ पीपल का रूल रहता है हमेशा। उनके हाथ से पावर हम्म लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हम्म लेकिन डेमोक्रेसी में यूं है, अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में काबिलियत है, तो फिर आप डेमोक्रेट बन के बहुत आगे आ सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल जीता जागता है ही हमारे पास, पुतिन था। अब पुतिन कह हम्म डिक्टेटरशिप है, लेकिन पुतिन भी एक आम आदमी था पहले। बिल्कुल। केजीबी स्पाई था, हिटलर था, हिटलर भी एक आम आदमी था। और शी जिनपिंग हाँ था, वो भी आम आदमी था। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये तो ये बात डिक्टेटरशिप भी है। के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन फिर भी वो आम आदमी थे। हाँ, कह सकते हैं। ये मॉडर्न टाइप के, ये मॉडर्न एग्जांपल्स हो गए। पुराने टाइम में ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आम आदमी उठ के राजा की गद्दी तक पहुंच जाए। आपने लेकिन हाँ, मॉडर्न डे में तो ऐसे कई एग्जांपल देखने को मिल चुके हैं। आपने मौर्य साम्राज्य का नाम तो सुना ही होगा। आप देखिए, वो तो फिर एकदम शुरुआती हो रही है इंडिया में। मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उसकी तो जाति का ही पता नहीं है। हाँ वही तो तो। ये बात तो है। तो वो ये, तो बिल्कुल एक मतलब गांव से ही निकला हुआ आदमी है, जिसने पूरा वो, आप समझिए कि साम्राज्य का निर्माण हो रहा है, तो पहला ही राजा हो गया वो। हाँ ये तो बात है। बाकी मेन फिर वही बात आती है घूम फिर के कि जिसमें टैलेंट है वो अपने टैलेंट को यूज करके काफी आगे बढ़ा है, चाहे वो डिक्टेटरशिप में हो, डेमोक्रेसी में हो, कहीं भी हो। हाँ, ये बात भी है।
लेकिन वैसे जो ये वाली बात होती है कि जो मॉडर्न डे पे जो आम आदमी अगर बहुत बड़े पद पे पहुंच रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ फॉरेन एजेंसीज का भी हाथ हो सकता है। हालांकि जितने भी एग्जांपल दिए गए हैं तक जरूरी नहीं है कि उनमें है, लेकिन ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि CIA जैसी एजेंसीज बड़ी बड़ी मतलब छोटे छोटे देशों की सरकारें गिरा देती है और वहाँ अपने पपेट को खड़ा कर देती है। बिल्कुल, तो ये यही बात तो तो है। है। तो डेमोक्रेसी का ऐसे मिसयूज भी तो किया जा सकता है। हम्म। डेमोक्रेसी का मिसयूज भी तो कर सकते हैं। मान लो कि मेरे को किसी एक देश की गवर्नमेंट को बिगाड़ना है, हम्म। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके अंदर जो अपोजिशन है उसको बहुत सारे पैसे दे देता हूँ और अपने हम्म। अपोजिशन को पैसे खिला के मैं अपना रूल एस्टेब्लिश कर देता हूँ और सरकार गिरा देता हूँ, और जो नया अपोजिशन आता है वो मेरे इशारों पे काम करता है। हम्म। तो ये फिर एक वो हो गई डिसगाइज्ड डेमोक्रेसी हो गई। हाँ, तो यानी कि मतलब भैया कि नकाब हम्म। डेमोक्रेसी का है, लेकिन जो असली चेहरा है वो कहीं ना कहीं फॉरेन इन्फ्लुएंस का ही है। हम्म। तो ये बात है, ये डेमोक्रेसी की एक बड़ी दिक्कतों में से एक है हाँ कि बाहर की देशों की नीतियों के हिसाब से अंदर फर्क पड़ रहा है। हाँ, तो वो भी दिक्कत है। देखो, फिर हर जगह घूम फिर के वही बात है, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के हैं, कोई भी चीज परफेक्ट आज तक बनी ही नहीं। हम्म। लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल तो डेमोक्रेसी फिलहाल दिख रही है। देखो, लॉन्ग टर्म में आप डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि जिस समय में आप पैदा हुए हैं उस समय पे डेमोक्रेसी को सुपीरियर माना जाता है। बिल्कुल ये बात तो है ही। तो अगर हम 300-400 साल पहले पैदा हुए होते तो काफी अलग हालत होती। हाँ, तो आपकी सोसाइटी, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके अंदर जो आइडियाज बचपन से घुसाए गए हैं, उन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी सोच रखेंगे। ये बिल्कुल जरूर ठीक बात है। हाँ, क्योंकि एक टाइम पे क्या था कि जो राजा थे यूरोप के अंदर, हम्म। उनको कहा जाता था ये राजा तो भगवान का दूत है, ये भगवान ने हाँ, है। मैसेंजर ऑफ गॉड। हाँ, इट्स द डिवाइन राइट थ्योरी कि राजा के पास अधिकार है, राजा ही तो भगवान है, भगवान ही तो राजा का प्रतीक है। हम्म। और अगर राजा कुछ गलत कर रहा है तो भगवान चाहते हैं आपके साथ गलत हो, ताकि आप कष्ट झेल के अपने आप को प्योरीफाई कर सके और स्वर्ग में जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। ये मोनार्की में सबसे मेन मुद्दा ही यही था, जो चर्च है और राजा है इन दोनों की शानदार दोस्ती है। हाँ हाँ, चर्च राजा को सपोर्ट करे, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता। हम्म। बिल्कुल। तो डिक्टेटरशिप में ये भी थोड़ा लूप होल आ जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन सपोर्ट कर देता है। मेन वही बात आ जाती है कि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 100% तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। अगर आपको किसी देश को चलाना है तो उसमें दो तीन चार आइडियोलॉजी अगर मिलके एक साथ काम करें, मतलब थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी से जो अच्छी चीजें मिल रही हैं वो ले लें, थोड़ा डिक्टेटरशिप से जो अच्छा मिल रहा है वो आप जैसे चाइना से सीख लीजिए, और जो देश मोनार्की है जैसे दुबई मोनार्की है लेकिन शानदार देश है, वहाँ पूरा टूरिस्ट हब बन चुका है, तो बिल्कुल दुबई से जो कुछ सीखने को मिल रहा है वो ले लें, तब जाके कह सकते हैं एक शानदार और पावरफुल देश बन सकता है। बिल्कुल। बाकी देखो, हिस्टोरिकल फैक्टर्स देखा जाए तो जहाँ जहाँ आज डेमोक्रेसी है उसका भी कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल कारण है। बिल्कुल। अफ्रीका है, अफ्रीका में आज तक डेमोक्रेसी नहीं है, कभी सोचा है क्यों? वही है, देखो मेन कारण तो वहाँ की ज्योग्राफी है देखो, और geography वहाँ भी पे है। कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं पाया है कायदे से। तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ, चलो आप हो अमेरिका के लीडर, अच्छा। तो ठीक है। आपकी एक कंपनी है, जो कंपनी आपको भर भर के टैक्स देती है, आपकी पॉलिटिकल रैलीज को सपोर्ट करती है। अच्छा, ये तो आजकल बहुत हो रहा है, हाँ शायद हो ही रहा है। हाँ, वो कंपनी कहती है, मालिक आप हमें पेट्रोल डीजल या फिर जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं या कुछ भी रॉ मटेरियल है उसको ना प्रोवाइड करवा दीजिए अफ्रीका से, और हम आपको बदले में पैसे देंगे जो उससे आएगा। ठीक है। फिर आप मेरे को बताओ, अगर आपको ये काम करवाना है तो अफ्रीका के अंदर जो देश है उसके अंदर आप क्या चाहेंगे? हर 5 साल में बदलने वाली गवर्नमेंट हो या फिर एक 20 साल तक बैठा हुआ डिक्टेटर हो? मेरी इच्छा तो यही रहेगी कि एक डिक्टेटर बैठा हुआ हो जो बिल्कुल जैसा हम चाहें वैसे ही हम अमेरिका के नक्शे कदम पे चले और बदले में मॉनिटरी फंड उठाते जाए। बस वही तो बात है, 10 रुपए दो और 20 का फायदा ले जाओ।
हाँ, तो ये भी एक तो ये तो कारण है ही, जितने आज बड़े देश हैं वो अपने आसपास में इन्फ्लुएंस क्रिएट ही कर रहे हैं। ये जो अभी 20 साल से बात खड़ी हो रही है, इंडिया इज लूजिंग इट्स नेबर्स, उसका कारण शायद चाइना है, क्योंकि चाइना आसपास में जितने नेबर्स हैं सबको इनडायरेक्टली मदद कर रहा है मेन वही और बात हमारे है ना खिलाफ खड़ा कर रहा है। कि मेन बात वही है कि जो नैरेटिव सेट करना होता है उसमें काफी आगे होती है हर चीज, कि नेबर छोड़ दिए, नेबर का ये हो गया वो हो गया। नेबर के नाम पे जो भारत के अंदर है, उसके अंदर जो भी दिक्कत क्रिएट कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर रीजन फेल्ड डेमोक्रेसी, द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं हम। बिल्कुल। जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री रूल हो गया, तो अब कहने को मिलिट्री का रूल है, मिलिट्री के अंदर अब जो ये है हमारा मिलिट्री जनरल्स है, हम्म तो ये भी कहीं ना कहीं अपने टैलेंट के बेस पे तो प्रमोट होकर इतने बड़े देश पे कब्जा जमा रखा है इन्होंने। कोई चलता फिरता आदमी थोड़ी ना तो हाँ पाकिस्तान जैसे देश पे कब्जा रख लेगा। बिल्कुल, कुछ लोग अपने टैलेंट के बेसिस पे और कुछ लोगों को पुरानी विरासत मिली है, वो चली आ रही है आगे तक। जैसे तो भुट्टो ये बात है। खानदान है, भुट्टो खानदान है। हाँ, भुट्टो खानदान देखो आज तक चला जा रहा है, वो कह ही रहे हैं कि या तो खून बहेगा या पानी बहेगा। हाँ अब ये बात डायरेक्टली तो वो कह नहीं रहा है, पक्का पीछे से किसी की सपोर्टिंग है। देखो, तो बस इस प्रकार की चीजें हैं। जब पीछे कुछ आता है तभी मुंह से कुछ निकलता है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तो डेमोक्रेसी इसीलिए मेरे को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो नेता बोल रहा है, नेता वो बोलता है जो लोग सुनना चाहते हैं, और नेता वो बोल रहा है जो उसके पीछे देने वाला कह रहा है उसको बोलने के लिए। हाँ देखिए, ये तो फिर एक बहुत बड़ी दिक्कत है ही। जो डॉक्टर अम्बेडकर का ही कोई अगर कोट करें तो वो कह ही रहे हैं कि द डेमोक्रेसी इन इंडिया इज जस्ट अ सॉइल ऑन इट्स लैंड विच इज एसेंशियली डेमोक्रेटिक। तो ये बस ऊपर से पहनावा है, बिल्कुल। ये बात है। तो देखो ये और तो पर एक बात दिक्कत और है डिक्टेटरशिप में कि क्या कहते हैं, वहाँ डेवलपमेंट के नाम पे जनता का कोई ध्यान रखा नहीं जाता है। तो ये एक बात है। देखो, आप मेरे को ये मतलब बताओ, सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ कहाँ पे होती है? अगर आप देखो, अगर आप यूं कहोगे डेवलपमेंट करनी है, तो मैं सीधा आपके मुंह पे चाइना का एग्जांपल दूंगा। हम्म, फिर आप कहेंगे नहीं देखो चाइना बड़ा देश है, ये है वो है ऐसे वैसे। बिल्कुल। फिर मैं कहूंगा चलो आप मिडल ईस्ट में देख लो, इराक, अपने टाइम पे इराक काफी डेवलप था। हाँ बिल्कुल, और अगर शानदार। और अगर आपको इराक नहीं देखना तो आप यूएई देख लीजिए, अरब देख लीजिए, अरब का पूरा इलाका। हाँ, एक टाइम पे तो ये बहुत काफी लिबरल टाइप के देश हुआ करते थे, लेकिन फिर वही है, किसी ना किसी को तो खुजली होती है। तो बिल्कुल। उनको चिंता हो गई कि वी वांट टू रिस्टोर डेमोक्रेसी इन अरब, और आ गए। इराक नीड्स फ्रीडम, हाँ तो गल्फ वॉर हो गई। तो इराक के अंदर तो काफी फेमस कहावत है कि इराक के अंदर 1980 बिफोर द गल्फ वॉर, बिफोर द ईरान इराक वॉर, जब सद्दाम बाबा का अपना पीक चल रहा था, हाँ, तो उस टाइम पे हर इनको हर घर के अंदर पीने का पानी था, हर घर के अंदर कलर्ड टीवी था। हाँ हाँ बिल्कुल। 1980 के दशक में जब भारत में ब्लैक एंड व्हाइट चल रहे थे, पूरी दुनिया के अंदर भुखमरी भुखमरी और कम्युनिज्म का बोलबाला था, उस टाइम पे सद्दाम बाबा ने अपने देश के अंदर कलर टीवी घर घर पहुंचा दिया, और हर जगह था घर घर सद्दाम, हर घर सद्दाम, ये सारा नारा लग रहा। हाँ हाँ बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग लेवल पे आ गया। हाँ फिर तो पीछे से वही आए, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स अंकल जी आ गए और इन्होंने कहा कि नहीं, वी वांट डेमोक्रेसी, और उन्होंने बर्बाद कर दिया डेमोक्रेसी के नाम पे। हाँ वही तो तो इस देखो। प्रकार का मॉडल काफी खराब है। तो मेरे को तो कई बार यूं भी लगता है डेमोक्रेसी बहाना है, डेमोक्रेसी बहाना है, अपना इन्फ्लुएंस जमाना है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अभी कुछ 2019 में आए थे इलेक्शन रैली करने, हिंदुस्तान के पीएम कह रहे हैं कि माय डियर फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, आई वोट फॉर हिम। तो वो कह रहे हैं। तो ये तो खुलेआम इन्फ्लुएंस हो रहा है दूसरे की पॉलिटिक्स में। हाँ, जबकि ऐसा तो आज तक मतलब होता है, पर इतने बड़े स्केल पे नहीं होता है कि डायरेक्टली आप अपनी देश की जनता को कहेंगे इनको वोट करें। हाँ हाँ हाँ। तो ये बात है। तो चलो ये तो हमने मॉडर्न बात कर दी, हम थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं अब, क्योंकि मॉडर्न जो एग्जाम्पल्स हैं वो दुनिया को समझ में आते हैं, इसलिए क्योंकि वो आजकल उसी युग में जी रहे हैं। लेकिन आपको हम्म, पता होना चाहिए रूट, आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री के अंदर कैसे कैसे शुरुआत हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप फिर कहानी शुरू करिए। तो चलो हम शुरू करते हैं जूलियस सीजर रोमन रिपब्लिक से। तो आप कुछ बताना चाहें रोमन रिपब्लिक के बारे में, कैसे क्या हो रहा था?
रोमन रिपब्लिक के बारे में ज्यादा जानकारी तो हमारे पास है नहीं, आप बताइए धीरे धीरे। तो देखो, रोमन रिपब्लिक के अंदर थोड़ा थोड़ा हम कर ही लेते हैं कि बेसिक तो सबको पता ही है, रोम एक इटली के अंदर शहर था। वो इटली के अंदर हम्म। शहर के अंदर लोग आए, कहा ये आज से एक हम्म, शहर है, इस शहर का नाम है रोम। बिल्कुल। और रोम जो है वो आया था इटालियन पेनिनसुला के ऊपर, जो आज का इटली है। हम्म। तो फिर रोम वहां से शुरू में एक शहर, सिटी स्टेट। और आपको ये जान के हैरानी होगी, अगर आप अनजान हैं तो, कि जो पूरा यूरोप था वो ट्राइबल एरिया था। बिल्कुल। हाँ यूरोप तो पूरा, मतलब जितना ये लोग आज की डेट में इंडिया को कहते हैं कि बैकवर्ड पीपल, ये लोग एक टाइम पे हमसे भी ज्यादा बैकवर्ड थे। हाँ, ये हमारा तो बात बहुत ज्यादा एडवांस था उस टाइम पे, यूरोप की कोई औकात ही नहीं थी, सारा ट्राइबल एरिया था। हाँ, और क्या। तो फिर उस टाइम पे रोम वॉज द सिविलाइजेशन, रोम वॉज ऑर्डर, रोम वॉज पावर। तो हम्म। रोम ने ये नारा लगाया और कहा वी आर रोम। और रोम ने कहा हम पूरी दुनिया को जीत लेंगे और हम अपना अंपायर विस्तार करते रहेंगे। अच्छा। तो फिर ठीक रोम है। रोम ने अपने आसपास के इलाकों को जीता। और जो शुरू में मोनार्क था वहां पे, उन्होंने, मतलब काफी ब्रूटल था रोमन हिस्ट्री स्टार्टिंग के अंदर। क्योंकि आप मेरे को खुद हम्म। बताइए, लॉजिकली बताइए, जो ट्राइबल एरिया है वहां पे क्या ह्यूमन राइट्स और मोरालिटी और एक्सेट्रा की बात होगी, या फिर जस्ट ब्रूट फोर्स का यूज होगा? पूरा ब्रूट फोर्स का ही मामला है। हाँ मतलब जिनको मोरालिटी की स्पेलिंग नहीं आती है, अब आप उनको कहाँ से मोरालिटी से ट्रीट करोगे। बिल्कुल। तो वहां पे फिर यही होता है रोमन हिस्ट्री के अंदर। जो रोम है उसने पूरे इटालियन पेनिनसुला पे अपना दबदबा जमा लिया। हम्म। और उसको करने में रोम को लगती है सेंचुरीज। बिल्कुल। हाँ, लेकिन फिर इटालियन पेनिनसुला पे अपना दबदबा जमा लिया, सारे इटालियन स्पीकिंग लोगों को एकजुट कर दिया। हम्म। लेकिन फिर वही बात है ना, आप गांव गांव में जाके लोगों को थोड़ी ना पकड़ोगे। आप एक पूरे इलाके के अंदर जो लीडर है उसको पकड़ोगे, फिर वो जो गांव के लोग हैं उनसे टैक्स लेगा। हाँ, तो फिर, बिल्कुल मुखिया टाइप का जो कॉन्सेप्ट है। हाँ वही चीज थी। तो रोम के अंदर कहने को रोम का राज था पूरे इटली के ऊपर, लेकिन इतना ज्यादा भी पकड़ नहीं थी रोम की। और हम्म। मोनार्की की पकड़ छूट रही थी। तो फिर जहाँ पे आप मेरे को बताइए मोनार्की की पकड़ छूटती रहे और जो बेस के अंदर लोग हैं उनकी पावर बढ़ती रहे, तो वहां पे किस टाइप का सिस्टम अडॉप्ट करने की गुंजाइश होती है? बस धीरे धीरे अब आप डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हो। बस, लेकिन डेमोक्रेसी मॉडर्न शब्द है। डेमोक्रेसी होता है रूल ऑफ द पीपल। लेकिन रिपब्लिक जो होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। हाँ, बिल्कुल। इस रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कहना ज्यादा सही रहेगा। हाँ, क्योंकि डेमोक्रेसी यूटोपियन सिचुएशन है। हम्म। डेमोक्रेसी में होता है एक एक आदमी वोट करे ये वो, लेकिन आपने नोट की हो रिपब्लिक की डेफिनेशन, तो उसमें लिखा गया है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द हम्म। पीपल। एंड विच टाइप ऑफ पीपल, नो वन मेंशन दैट। हाँ, तो वो डायरेक्ट भी हो सकता है यूएस की तरह, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है हिंदुस्तान की तरह। हाँ, तो फिर वहां पे रोम के अंदर क्या होता है फिर, कि हर एरिया के अंदर, क्योंकि सारा ट्राइबल एरिया था, तो जो ट्राइब के लीडर्स थे वही उठ के चले गए पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, वही जैसे इंडिया में हुआ आजादी के बाद, जो राजे महाराजे थे वही आ गए हाँ, राज्यसभा हालांकि में। हालांकि भारत में इतना ज्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। हाँ, ये बात जरूर है। हाँ, लेकिन रोम के अगर हम एग्जांपल दें, तो रोम के अंदर यूं था कि जो सेनेट थी, वहां पे पार्लियामेंट नहीं थी, वहां पे थी सेनेट। जो मॉडर्न डे सेनेट अच्छा। शब्द है, वो सेनेट शब्द ठीक है। अमेरिका के अंदर भी सेनेट ही बोलते हैं वो अपने उसको। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो सीनेट ही है उनकी भी। हाँ, तो जो सेनेट शब्द है वो शुरू ही रोम से हुआ है। हम्म। तो रोमन सेनेट जो थी वो पावर हथियार लेती है मोनार्की से। हम्म। एंड रोम बिकेम द रिपब्लिक। अच्छा, और अब ये कितने साल सस्टेन कर पाई। रिपब्लिक अभी मतलब कहानी चल ही रही है, तो वो लगभग 300 साल तक रिपब्लिक रहा रोम। अच्छा। हाँ, अब 300 साल ज्यादा लग रहा है मॉडर्न डे के हिसाब से, लेकिन उस टाइम के हिसाब से 300 साल ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। अब वो क्यों हाँ, नहीं क्योंकि थी? इनोवेशन बहुत धीरे धीरे हो रहा है, हाँ, तो चेंजेस काफी स्लो है। अब क्यों नहीं हो रही थी, कैसे क्या, वो बहुत ज्यादा डिटेल की बात है, तो इतनी ऑटोप्सी हमें नहीं करनी है। लेकिन जो मुद्दे की बात है वो ये है, अब हम लॉजिकल एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, हम्म। कि एक सोसाइटी जिसमें ट्राइबल लीडर्स का बोलबाला है, हम्म। एक सोसाइटी जहाँ पे
जो रूल है, जो अपना अंपायर बड़ा करना, जो विस्तार करना, मिलिट्री एक्सपेंशन करना, ये वो मारकाट मचाना, वो आम बात है। हम्म। तो उस सोसाइटी के अंदर अगर आपको अपनी रेपुटेशन बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो काम आपने अभी बताया, ये कब्जा करना, मारधाड़, इसी में आपको नंबर 1 बनना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि ट्राइबल लोगों को क्या फर्क पड़ता है, उनके घर पे सड़कें बनी नहीं बनी, उनके वहां पे डेवलपमेंट हुई नहीं हुई, क्या पड़ता है फर्क? ना, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। और उस टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता था, क्योंकि किसी भी जगह नहीं थी, क्योंकि यूरोप सारा ट्राइबल एरिया था और जंगली इलाका था। हम्म। तो उस जंगली एरिया के अंदर जो आपने ट्राइब्स पे कब्जा कर रखा है, उन ट्राइब को खुश रखना है, अपने लोगों को खुश रखना है। तो आप मेरे को बताओ, एज द मेंबर ऑफ सेनेट, व्हाट पॉलिसी हम्म। शुड यू अडॉप्ट? डेवलपमेंट एंड पीस, और एक्सपेंशन और हार्ड पावर? एक्सपेंशन, हार्ड पावर, ब्रूट फोर्स, यही बिल्कुल। काम करना है। तो फिर कहने की बात थी रोम रिपब्लिक बन गया, लेकिन रोम रिपब्लिक बनने के बाद ज्यादा एग्रेसिव हो गया। हम्म। क्योंकि सेनेट जो थी, सेनेट के अंदर लोगों ने रूल बना के था कि 1 साल तक ही कोई एक लीडर रहेगा। हम्म। तो 1 साल के अंदर मैं लीडर हूँ, 1 साल का टाइम है मेरे पास, और मेरे को अपनी रेपुटेशन बनानी है सोसाइटी में, क्योंकि रेपुटेशन ही है जो हर किसी को चाहिए। पैसे वगैरह तो अपने आप आ जाते हैं, रेपुटेशन नहीं आती है। हम्म। तो बिल्कुल। तो मेरे को रेपुटेशन बनानी है, तो मेरे को मिलिट्री एक्सपेंशन करना पड़ेगा, और मेरे को 1 साल का ही टाइम मिला है, और एक हम्म। साल में काफी मुश्किल है। तो मेरे को कॉन्स्टेंटली वॉर करनी ही पड़ेगी, तभी मेरा नाम होएगा, और जो ज्यादा वॉर जितवाएगा उसको उतना ज्यादा नाम। अच्छा, इसलिए जो है रोम की जो रिपब्लिक है वो काफी लंबे समय तक वॉर के ही दौर में रही। हाँ, क्योंकि हर जगह पे वही बात है, लोगों को तो खुश रखना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो लोग विद्रोह कर देंगे। हम्म। जो ट्राइब के लोग होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं, अगर उनको अच्छा नहीं लगता आप क्यों, क्योंकि वो मरने मारने के लिए ही बने हुए हैं, और उनको फर्क नहीं पड़ता डेवलपमेंट और अपने गांव भाव ये सब कुछ से। अगर 100 लोग रहते हैं ना ट्राइब के अंदर, हाँ। तो 100 में से 50 उठ के आ जाएंगे आपसे लड़ने के लिए, इतना ज्यादा होता है ट्राइब के अंदर एकता और वो लड़ने की काबिलियत। अच्छा, ये आज के अफगानिस्तान की हालत टाइप की है। हाँ, अफगानिस्तान में देख लीजिए, वहां पे एक एक बच्चा बच्चा उठ उठ के रॉकेट लॉन्चर मार देता है, तो कौन देश आएगा उसके ऊपर हाँ। हमला करने? हाँ, तो बस वही बात है। हाँ, सेम प्रोसेस चल रही है। तो रोम की ये पॉलिसी चल रही थी, इसलिए रोम काफी ज्यादा एग्रेसिव था। हम्म। इसीलिए रोम के अंदर जो सोसाइटी था उसका ध्यान हमेशा एक्सटर्नल एनिमीज की तरफ रहा, कभी अपने गवर्नमेंट के खिलाफ या पक्ष में कुछ नहीं रहा ज्यादा। इसीलिए बिल्कुल। डेमोक्रेसी सस्टेन भी कर पाई वहां पे, रिपब्लिक सस्टेन कर पाया। लेकिन फिर हो गया। लेकिन फिर चलो, रोम की हिस्ट्री के अंदर एक और काफी बड़ा पड़ाव आता है, द प्यूनिक वॉर्स। हम्म। तो जो ठीक प्यूनिक बात वॉर है। थी, तो प्यूनिक आज के टाइम पे जो ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और जो लीबिया का एरिया है, यहाँ पे पहले हम्म। के टाइम पे जब इस्लाम क्रिश्चियनिटी फलाना ढिंकाना कुछ भी नहीं था, उस टाइम पे यहाँ पे एक वो था, किंगडम, किंगडम ऑफ कार्थेज। कार्थेज, हम्म। जो मॉडर्न डे ट्यूनीशिया के अंदर जिसकी कैपिटल है। हम्म। तो कार्थेज वर्सेस रोम लड़ाइयाँ होती हैं। इस लड़ाई के अंदर काफी ज्यादा पैसे लगते हैं रोम के, क्योंकि पहले रोम लड़ रहा था ट्राइब से छोटी छोटी, लेकिन हाँ, बिल्कुल। अब रोम अपने ही जैसे दूसरे उससे लड़ रहा है, रिपब्लिक से। तो रोम की ज्यादा हथियार लगेंगे, ज्यादा पैसे लगेंगे, और ज्यादा मैन पावर लगेंगे। अच्छा, तो तो फिर रोम सरकार का पतन कब हुआ इसके बाद? तो फिर रोम ने, अभी देख लिया, मैंने आपको बता दिया कि लोग लगे, मारकाट हुई, ये फलाना ढिंकाना। तो अब मेरे को बताओ, जब इतने बड़े स्केल पे इतनी सारी दिक्कतें आएंगी, तो अब जनता को कहीं ना कहीं लगेगा या नहीं लगेगा कि सरकार में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है? हाँ, बिल्कुल। अगर सरकारी खजाना लगातार खाली होते जा रहा है और लोगों के पास परचेजिंग पावर बच नहीं रही है, तो यही होगा। हाँ, तो फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है कि भाई इतना मजा नहीं आ रहा है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे भी वही है, रशियन रेवोल्यूशन की तरह। हाँ, लेकिन देखो, पुराने टाइम पे कम्युनिकेशन काफी लो थे, और लोग जो थे वो इतना ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, उनको अपने से मतलब होता था। तो इतना ज्यादा बड़ा रिवोल्ट नहीं करा लेकिन लोगों ने। हम्म। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो चल ही रहा था, मतलब लोगों में कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सेनेट के प्रति गुस्सा था, क्योंकि सेनेट ही अल्टीमेट पावर है, बिल्कुल। एंड द अल्टीमेट पावर करप्ट। हाँ, हाँ, एब्सोल्युटली। हाँ, तो फिर सेनेट के लोग अमीर होंगे या गरीब होंगे, आप मेरे को ये बताइए। सेनेट के लोग अमीर ही नहीं, अल्ट्रा अमीर होंगे। अरे बिल्कुल सही पकड़े हैं।
तो जो अल्ट्रा अमीर है उनको देख के बाकी लोग जलेंगे या फिर उनकी वाह वाह करेंगे? जलेंगे क्या, वो तो बेचारे जल के राख हो जाएंगे। बिल्कुल। यही तो बात तो है। फिर उन लोगों को कोई ना कोई अपना एक मसीहा चाहिए, या फिर उनको सेनेट का रूल कंटिन्यू रखना है। या तो फिर इनके यहाँ भी एक मसीहा आता है, हाँ, फिर मेरे फिदेल को ये कास्ट्रो की तरह। बताओ, जिस सोसाइटी के अंदर मिलिट्री मिलिट्री हो रहा है, युद्ध युद्ध हो रहा है, उसके अंदर मसीहा के नाम पे कौन आएगा? कोई मर्चेंट या कोई किसान या कोई मिलिट्री का लीडर जिसने बहुत सारी लड़ाइयाँ जितवाई हो? शायद मिलिट्री लीडर आए। क्योंकि मेरे को ये बताओ, सेनेट के लोग हैं, क्या वो खुद जाते होंगे लड़ने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, आर्मी है। और आर्मी की ही इज्जत थी, जो हमने स्टार्टिंग में बात की, मिलिट्रिस्टिक सोसाइटी थी। हम्म। तो आर्मी की इज्जत है, अच्छा। आर्मी की इज्जत है, सेनेट के लोग जाते नहीं है, सेनेट के लोग बैठ के खाते रहते हैं, सारे रोम का पैसा खुद ले लेते हैं। तो लोग पहले गुस्सा है, तो लोगों को दिख रहा है कि भाई इससे बढ़िया तो मेरा आर्मी का रूलर है, ये सेनेट वाले एक जगह बैठे रहते हैं, खाना पीना खाते रहते हैं, इससे बढ़िया तो आर्मी वाला है जो एक्चुअल में जाके लड़ता है देश के लिए और एक्चुअल में रोम के लिए लड़ता है। तो आप एक कूप के बारे में बात बताना चाह रहे हैं? तो ये जो कूप थी, इस कूप के अंदर जो पावर हथियाई गई, वो हथियाई गई एक आदमी द्वारा, जिसका बाद में जो खुद को सेजार का टाइटल देते थे, सेजार, सेजार का मतलब एम्परर। अच्छा, और इस तो आदमी का ये नाम है था जूलियस सीजर। जूलियस सेजार, द ग्रेटेस्ट, ये काफी नाम सुना है। द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जनरल इन द रोमन हिस्ट्री। हम्म। सेजार के लिए काफी फेमस बात है कि जब सेजार 32 साल का था, हम्म। तो वो ग्रीस के अंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो सिकंदर था, हाँ। उसकी मूर्ति के नीचे जाके रोने लग गया। कह रहा है कि आप जिस टाइम पे पूरी दुनिया जीत चुके थे और आपने अपनी जिंदगी भी खत्म कर ली, मतलब खत्म हो गए थे आप, उस टाइम का हम्म। उतनी एज का मैं आज हूँ, लेकिन मैं आज तक कुछ नहीं कर पाया। अच्छा, तो वहां पे तो ये कहते बात है। हैं, जूलियस सीजर का जो मन था वो बदल गया और जूलियस सीजर ने कहा अब मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। तो ये प्राचीन रिपब्लिक किस प्रकार से बनी और बिखर गई, इसकी कहानी आपने बताई। हाँ, तो ये रोमन, हालांकि रोमन हिस्ट्री में घुस गए हम थोड़ा, लेकिन मुद्दे से भटकना ठीक था क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे रूट, बिल्कुल ठीक बात है। जो रूट है वो पकड़ना चाहिए। लॉजिकल चीजें पकड़ो कि क्रांतियां क्यों होती है, रटोगे तो खत्म हो जाओगे, लॉजिक को पकड़ोगे बिल्कुल तो बिल्कुल। आगे बढ़ते रहोगे। हम्म। तो हालांकि ज्यादातर क्रांतियां और आंदोलन उतने सफल नहीं हो पाए हाँ, जितना भी फ्रेंच रेवोल्यूशन हो पाया, वो एक एक्सेप्शन अगर मान ले। तो अगर प्रेजेंट डे सिनेरियो में बात करें तो क्रांति कोई एक बड़ा सोल्यूशन नहीं है। फ्रेंच हाँ, पुराने रेवोल्यूशन, टाइम में जरूर है। आपने क्या कहा? फ्रेंच रेवोल्यूशन? हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक सिग्निफिकेंट चेंज ला पाया। हालांकि जितनी उम्मीदें थी उतनी उतनी तो नहीं कर पाया, लेकिन बाकी जितने रेवोल्यूशन है लगभग सारे ही फेल हुए हैं। केवल इंडिविजुअल को फायदा पहुंचा है और जनमानस में कोई फायदा खास पहुंचा नहीं है। लेट मी गिव यू द फैक्ट चेक। फ्रेंच बताइए। रेवोल्यूशन 1789 के अंदर स्टार्ट होता है बेस्टिल के ऊपर रेड मारने से। बिल्कुल। हाँ, आप ये बताएंगे कि उसके बाद नेपोलियन का राइज हो गया, लेकिन चलिए नेपोलियन का राइज एटलीस्ट जो पुराना जो मॉडल था 3 स्टेट्स वाला, जिसमें जो पहली 2 स्टेट्स हैं वो राजा बनी फिर रही हैं, वो मॉडल एटलीस्ट खत्म हुआ। देखो, फिर वही बात है कि घूम फिर के जो फ्रांस में तरफ खून खराब हुआ, सब कुछ हुआ, घूम फिर के राजा सेट के एम्परर आ गया और कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हुआ, और ये कह सकते हैं। और नेपोलियन के हारने के बाद भी वापस मोनार्की रीएस्टेब्लिश हो गई और लुई 17 को राजा बना दिया गया। हाँ, लेकिन इस बार उस राजा के पास उतनी पावर नहीं थी जितनी लुई 16 के पास थी। हाँ, हालांकि ये बात तो पावर थी उसके पास, लेकिन अब लोगों को समझ में आ चुका था कि ये राजा जो है अल्टीमेट नहीं है, राजा को भी उखाड़ के फेंका जा सकता है। तो आज की डेट में जितने देश मोनार्की और डिक्टेटरशिप में है, आपको क्या लगता है कि क्या क्रांति उनके लिए सोल्यूशन है या क्या उनका सोल्यूशन हो सकता है? देखो, क्रांति वही बात है, पिछली वीडियो को हम कवर कर चुके हैं, मेजोरिटी को अपीज करने वाली में, कि लोग क्रांति तब करते हैं जब लोगों को लगता है उनके साथ अन्याय हो रहा है, या फिर उनको ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि अरे उनके साथ अन्याय हो रहा है। अरे बस बस बस, यही समझदारी तो चाहिए थी। तो वो तो क्या लगता है आपको? अन्याय का एहसास उनको हो जाता है, तो कुछ ना कुछ भड़क जाता है, नहीं होता तो नहीं भड़कता। फॉर एग्जाम्पल, अरब स्प्रिंग बहुत फेमस हम्म। अरब के अंदर मूवमेंट चलती है 2011 के आसपास। हम्म। तो जो अर्ली 2010 थे, वहां पे क्या होता है कि अरब के अंदर जो डिक्टेटर थे वो पिछले 30 30 40 40 साल से बैठे हुए थे
फॉर एग्जांपल मोहम्मद गद्दाफी, ट्यूनीशिया के अंदर लीडर, इजिप्ट के और यहाँ के इराक के, सीरिया के और सऊदी के, इन सब के अंदर जो हम्म। पूरा अरब वर्ल्ड था हमारा। हाँ हाँ। तो लोग 40 साल से यार सुबह उठते हैं, एक डिक्टेटर वहीं आके टीवी पे भाषण दे रहा है, सोते हैं वहीं आके भाषण दे रहा है, मीडिया को फ्रीज कर रखा है, तो लोग भी एक बार को बोर हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। हाँ ये बात भी है। और जब लोग गुस्सा होते हैं और दिक्कत होती है उनको, तो उनको क्या चाहिए होता है? सॉल्यूशन। बिल्कुल। और मेरे को बताओ डिक्टेटरशिप के अंदर सॉल्यूशन क्या है? डिक्टेटरशिप में आप क्या, अगर जनता आपसे खुश है तब तो कोई सोल्यूशन नहीं है, और अगर जनता खुश नहीं है तो फिर वही चाइना जो कर रहा है, मतलब करता है, टैंक उतार देता है सड़कों पे। हाँ, और वही। टैंक आपने उतार दिया, तो फिर इसके दो आउटकम हो सकते हैं। पहला आउटकम ये कि जनता दब जाएगी, दूसरा आउटकम क्या होगा? दूसरा आउटकम ये होगा कि 10 लाख लोग आपकी पार्लियामेंट में एक साथ चढ़ गए और वही फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो अब आपने अगर हम भारत की बात करें, हाँ तो भारत को लेके आपको क्या लगता है, इतने साल हो गए आजादी के बाद, आज तक वो कोई मिलिट्री कूप या ऐसी कोई घटना क्यों नहीं घटी कि हम लोग भी डिक्टेटरशिप के उससे गुजरे? देखो, भारत के अंदर कहीं ना कहीं ये बात है कि भारत के अंदर जो लोग हैं वो एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और डिक्टेटरशिप को इतना पसंद नहीं करते आमतौर पे, ऐसी धारणा थी लोगों के बीच में। बिल्कुल। तो हम हेलो। पाकिस्तानी मिलिट्री के बारे में बात कर ही रहे थे। हाँ जी, पाकिस्तानी मिलिट्री के बारे में चर्चा हम कर ही रहे थे। तो अब भारत की क्या सोच है? भारत इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ द डेमोक्रेसी। बिल्कुल। अच्छी लार्जेस्ट है, डेमोक्रेसी। हाँ, अच्छी है, बुरी है, बेकार है, सही है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी एंड इंडिया इज द डेमोक्रेसी, द आइलैंड ऑफ द बिल्कुल। डेमोक्रेसी इन द एशिया। आसपास हर हम्म। जगह देख लो, पूरे एशिया में मेरे को बताओ कोई बहुत ज्यादा अच्छे डेमोक्रेसी के देश जो हमारे आसपास हो। ना, हमारे आसपास तो खैर कोई नहीं मिलने वाला है। हाँ इंडिया से बेहतर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी के मामले में फिलहाल नहीं मिलेगा। हाँ, आसपास जितने हैं सब या तो डिक्टेटर हैं या सूडो डेमोक्रेसी टाइप की चीजें हैं। बिल्कुल। अब अगर आप नॉर्थ में जाओगे भारत से, सेंट्रल एशिया मिलेगा, रशिया मिलेगा, चाइना मिलेगा, तिब्बत मिलेगा, तो वो आपको पता ही है कैसे क्या हालात है। बिल्कुल। वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मिडल ईस्ट है, और जो वेस्ट एशिया है, हम्म। यहाँ पे भी कोई खास बहुत अच्छा कुछ चल नहीं रहा है। इसराइल है वहाँ पे, ना ना। इसराइल नाम की हाँ। जगह है, लेकिन इसराइल बिल्कुल भी, बिल्कुल। हाँ, इसराइल भी थोड़ा लूजली स्पीकिंग सेंस में है। हाँ कह सकते हैं, वहाँ की पार्लियामेंट में भी मतलब जो वहाँ नेतन्याहू की पार्टी का हाल है वो यहाँ बीजेपी की पार्टी का हाल है। हाँ तो हाँ कुछ कुछ वैसा टाइप का ही है। हाँ। बाकी देखो, एशिया के अंदर जो साउथ ईस्ट एशिया है, आसियान कंट्रीज हो गए, और जो ईस्ट एशियन, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान, इनमें थोड़ी बहुत डेवलपमेंट है डेमोक्रेसी के मामले में। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रह चुके हैं। हाँ बिल्कुल। भारत, अमेरिका ने दबा के पैसा दिया है इनको। बिल्कुल, भारत इज द ओनली नॉन वेस्टर्न कंट्री टू हैव अ प्रॉपर फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। बिल्कुल। तो ये भारत की अचीवमेंट है, डेमोक्रेसी की अचीवमेंट है। अच्छा बुरा इस बारे में बात ही नहीं है, बात सिर्फ अचीवमेंट की और हिस्टोरिकल फैक्ट्स की है। हाँ, और अभी तक चल गई है आजादी के 75 साल, या जितने भी साल, 77-78 साल तक अभी चल गया है मामला। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और नहीं एक तो ये भी बाकी बात है, जगह कूप ही हो हुआ है। बिल्कुल, एक ये भी बात है कि डेमोक्रेसीज में भी काफी डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, हम्म। डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी ऑफ जर्मनी एंड द डेमोक्रेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, दे ऑल आर सेम हम्म। बट काइंड ऑफ डिफरेंट। सेम सेम बट डिफरेंट। हाँ ये बात तो है। जैसे कि यूएसए के अंदर आप बताइए गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बेसिक क्या है? यूएसए के अंदर तो स्टेट की पावर अलग है, सेंटर की पावर अलग है। हाँ ये बात जरूर है कि वहाँ जो तुम्हारा ये सेंटर है, सेंटर के पास थोड़ी ज्यादा पावर है क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इंडिया में बात करें तो यहाँ स्टेट्स के पास ज्यादा पावर है। मतलब कुछ मामलों में, जैसे एजुकेशन के मामले में बात करें तो स्टेट भी बिल बनाता है और सेंटर भी बिल बनाता है। तो ऐसा सिस्टम यूएसए में नहीं है, ये बात है। यूएसए में क्या है कि जो मेन मुद्दे है ना वो सेंटर के हाथ में है, हाँ। लेकिन ओवरऑल जो ज्यादा पावर है वो स्टेट के पास होती है जनरली।
हाँ, वहाँ की जैसे वहाँ पे मेयर का इलेक्शन बहुत जरूरी हो जाता हाँ, है, वहाँ पे और तो इंडिया में अगर बात करें तो उतना नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे क्या है कि फेडरलिज्म जो है वो फेडरल गवर्नमेंट अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन भारत में इतनी नहीं। हम्म। जैसे अमेरिका है, अमेरिका के अंदर जो स्टेट है वो स्टेट चाहे तो यूनियन से अलग भी हो सकता है। हाँ हाँ, आप आराम से। जैसे वो साथ अमेरिकन हुए भी तो थे को सिविल वॉर के टाइम पे, बिल्कुल जो साथ हो भी गए थे अलग। कॉन्फेडरेट कॉन्फेडरेट स्टेट्स बने थे यूनियन से अलग होके, तो जो जिसमें अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी, तो उस दौरान ये हम्म। पंगा था कि इकोनॉमिक टेंशन्स के चलते वहां पे जो साउथ के स्टेट्स थे उन्होंने कहा कि हम यूनियन से अलग होते हैं, और वहाँ सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। तो हम्म। क्या आपको लगता है भारत में इतनी पावरफुल है विधानसभा किसी राज्य की वो बिल पास कर दे कि हम यूनियन छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं है पावरफुल। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, मतलब अगर कोई एक आध दो कोशिश करें भी तो मिलिट्री डाल देंगे, वो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अकॉर्डिंग टू लॉ ही पॉसिबल नहीं है, तो बाकी तो ग्राउंड पे हाँ। तो अलग ही बात है। अकॉर्डिंग टू लॉ ही पॉसिबल हम्म। नहीं है भारत में तो। हाँ हाँ, बिल्कुल लॉ के हिसाब से ही पॉसिबल नहीं है। हाँ, बाकी यहाँ पे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ा ज्यादा दबदबा है, और फिर वही बिल्कुल। बात बात घूम फिर के वही है, हर देश के लिए अलग सिस्टम जरूरी पड़ेगा आपको। हर जगह एक ही चीज करोगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ, हर जगह एक जैसी चीज नहीं लगा सकते हैं ना। बिल्कुल जैसे वो जो अमेरिका ने कोशिश करी कि भाई हम सब जगह ही डेमोक्रेसी लगा देंगे, हाँ, तो वो बात फेल ही हुई लास्ट में एट दी एंड। बिल्कुल। और बहुत फेमस कहावत है इसके लिए, हर घोड़े के लिए अलग डंडा लगता है। हाँ बिल्कुल, क्या बात कही आपने। तो वो हर घोड़ा जो है, घोड़े को देखते हुए हम अपना डंडा तैयार करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसे भारत है, भारत में लोग थोड़े उपद्रवी टाइप के हैं और बदतमीज है तो भारत हाँ को हाँ कंट्रोल बिल्कुल। करने के लिए, भारत के लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पावर होनी जरूरी है। अब वो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के हम्म। थ्रू है, वो डिक्टेटरशिप के थ्रू है, वी डोंट केयर, वी जस्ट नीड अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। हाँ, अब जैसे कई लोग योगी जी को नॉन डेमोक्रेटिक बोलते हैं, लेकिन योगी जी का नॉन डेमोक्रेटिक होना उतना ही ज्यादा जरूरी है। वही बात है ना कि लोगों को अगर लॉ इन्फोर्स किया जाए तो लोग तुरंत चिल्लाने लगते थे फ्रीडम ऑफ राइट ये वो। हम्म। लेकिन फिर जैसे वो उपद्रवी उनके घर को तोड़ते हैं, कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, अनारकी आ चुकी है, और यहाँ पे तो ये हो हाँ गया वो हो गया। हाँ। तो घूम फिर के बात वही है कि यू कैन डू पॉलिटिक्स, यू कैन डू ऑल थिंग्स until and unless you are directly impacted और you are negatively impacted। बिल्कुल, ये तो अभी ठीक आपको कुछ हफ्तों पहले का ही एग्जाम्पल दिख जाएगा। अभी इसराइल में जब ईरान ने बम गिराए तो 26 लोगों की मौत हुई, और बदले में अमेरिका ने जबरदस्त रिटेलिएशन दिखाया केवल 26 लोगों के लिए। लेकिन पिछले 2 साल से गाजा में 50,000 लोग मारे जा चुके हैं, उसमें अमेरिका की तू नहीं निकली। ये बात बात है है। ना कि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस टाइप के लोग मारे गए हैं। हम्म। एक बहुत फेमस वो है कहावत इस मामले में ही कि इफ यू किल अ बटरफ्लाई यू आर अ हम्म। विलन, एंड इफ यू किल अ हम्म। कॉकरोच यू आर अ हीरो। हाँ। तो जान तो जान है, कॉकरोच भी मारा गया, बटरफ्लाई भी मारी गई, लेकिन डिपेंड करता है बिल्कुल। किसको मारा। वो जो देखने में है, जो पावर है, जो अपीयरेंस है, उसके बेसिस पे काफी कुछ डिपेंड कर जाता है सोसाइटी में। तो ये बिल्कुल। तो ये तो है देखो सारे रियलिस्ट थॉट कि मतलब ग्राउंड पे क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है। तो इस जो फिलॉसफी है इसको रियलिज्म बोल देते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। हम्म। तो इसका यूज किया जाता है डेमोक्रेसी के अंदर मसाला लगाने के लिए, तो डेमोक्रेसी फिर सूडो डेमोक्रेसी की तरफ भी शिफ्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रम्प के केस में ट्रम्प हम्म। कहते हैं ह्यूमन राइट्स साइड में रखो, लोगों के हाँ, व्यवहार, लोगों के जरूरत, लोगों का ये वो साइड में रखो, व्हाट माय अमेरिका नेशन फर्स्ट। नीड्स। हम्म। वो सीधा कहते हैं भाई मेरे को फायदा, मैं आऊंगा, मेरे को फायदा नहीं, मैं जाऊंगा। वो इस टाइप के हैं। हाँ, ये तो गजब ही है। तो चलो हम मुद्दे से भटकते हुए ना जाते हुए अपना कंटिन्यू रखते हैं, और हम बात करते हैं आगे डेमोक्रेसी के प्रॉन्स की, और डेमोक्रेसी के टाइप्स की, और डेमोक्रेसी कैसे सक्सेसफुल हो चुकी है हिस्ट्री के अंदर, उसको आप बताइए थोड़ा। तो अगर डेमोक्रेसी के सक्सेस की अगर हम बात करें, हम्म। तो
अगर हम पहली जो सबसे सफल डेमोक्रेसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ही बात करें, बिल्कुल। तो इतने लंबे समय पर टाइम इतना लगा, अगर हम चीन से कंपेयर करें तो वैसा तो कर ही नहीं सकते, लेकिन इतने लंबे टाइम तक इतनी ज्यादा सक्सेसफुल डेमोक्रेसी अभी यूनाइटेड स्टेट्स की है। तो इससे एक बात तो पता चल रही है कि डेमोक्रेसी लंबे टाइम के लिए पहली बात सस्टेनेबल है, दूसरी बात अगर आप सही तरीके से चले तो सक्सेस तक पहुंचा जा सकता है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। बिल्कुल। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात कि चाइना का केस जैसे है, वो कम्युनिस्ट और सूडो डेमोक्रेसी टाइप का देश है, मतलब कहते तो वो भी हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन है वो डेमोक्रेट कतई नहीं। तो चाइना के अंदर ये इसलिए हो पाया क्योंकि वही बात है, वहाँ जनता को आपको अपनी मनमर्जी के हिसाब से ही सारे नियम लगाने हैं। मतलब कहीं पे अगर आपको पुल बनाना है, रास्ते में किसी का घर पड़ रहा है तो उससे बिना पूछे ये घर उड़ा दिया जाएगा और दूसरा घर दे दिया जाएगा सरकार की चॉइस पे। तो ये बात है। और अगर दे दिया गया तो भी वो भी मेहरबानी होगी। हाँ, अगर दे दिया वापस तो वो भी मेहरबानी है, ये एक बात है। दूसरी अगर बात करें कि अर्थव्यवस्था की हालत जनरली डेमोक्रेसीज के अंदर स्टेबल रहती है एज कम्पेयर टू अदर डिक्टेटरशिप। हाँ, एक्सेप्शंस को हम हटा देते हैं क्योंकि एक लंबे टाइम तक अगर स्टेबल आपको अर्थव्यवस्था चाहिए तो वो आपको डेमोक्रेसी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर मान लो किसी टाइम पे कोई क्राइसिस हुआ तो तुरंत आप कमेटी बना के उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। जैसे इंडिया में ही 1991 में एक बड़ी क्राइसिस हुई थी, तो वो डेमोक्रेटिक एक तरीके से जब निर्णय लिया गया तब जाके एलपीजी रिफॉर्म्स आए। वहीं अगर दूसरी जो बाकी जहाँ डिक्टेटरशिप रही है वहाँ पे तो लोग अपनी मनमर्जी के हिसाब से चलाते हैं, क्योंकि देखो राजा को बस फायदा होना चाहिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ अपनी बात ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बात रही क्राइसिस मैनेजमेंट की, तो डेमोक्रेसी में क्या है, आप कुछ भी करने गए, मान लो आप पावर में हो, आपने कोई भी डिसीजन लिया और वो डिसीजन ठीक था गलत था हमें नहीं पता, वो पता तब चलेगा ठीक है गलत था जब उसका रिजल्ट आएगा। तो लेकिन रिजल्ट आने से पहले अपोजिशन उठती है और आपके रिजल्ट का विरोध करती है। बिल्कुल। और टांग अड़ाती हैं आपके बिल को पास करने के अंदर, और उससे टाइम वेस्ट होता है, और जो डिसीजन जल्दी लेके उसको जल्दी अप्लाई करना था उसमें टाइम लगता है और आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं या क्राइसिस को और बढ़वा देते हैं। तो डेमोक्रेसी में ये गलती लगती है मेरे को, जो डिक्टेटरशिप में जिसका सोल्यूशन प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अगर आपको डिक्टेटरशिप में डिसीजन मेकिंग काफी फास्ट है, ये बात तो है। देखो आपने खुद अपने मुंह से कहा कमेटी बनाते हैं डेमोक्रेसी में और उसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो कमेटी के जो लोग हैं क्या उनको लोगों ने चुना था तुरंत के तुरंत? आया ना तुरंत तो कहा, पुराने ही है, मतलब दो लोगों ने सरकार को चुना, सरकार ने कमेटी बनाई, फिर इनडायरेक्ट है। फिर वही बात है घूम फिर के कि अगर सरकार कोई लोगों को उठा के कमेटी बनानी थी तो डिक्टेटरशिप में कर देते तो फर्क ही क्या रहेगा। हाँ, ये बात तो है। तो कमेटी जल्दी बनेगी, अच्छे से डिसीजन हो पाएगा, क्राइसिस अच्छे से मैनेज हो पाएगा। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर होती है, कहते हैं कि भाई रशिया के ऊपर इतने सैंक्शन लगा दे जितने, मतलब दुनिया के अंदर मोस्ट सैंक्शनड नेशंस की बात की जाए तो सबसे ऊपर है रशिया। बिल्कुल। फिर उसके बाद कोई डाउट नहीं। हाँ, फिर सेकंड और थर्ड पे है ईरान और नॉर्थ कोरिया। तो यूं कहते हैं ईरान और नॉर्थ कोरिया के सैंक्शन मिला ले तो उससे भी ज्यादा रशिया के सैंक्शन है, इतना ज्यादा फर्क है। हाँ। लेकिन फिर भी रशिया झेल गया और रशिया अभी तक झेल रहा है। हाँ, रशिया का मेन कारण ही उसके एनर्जी रिजर्वायर है, तेल खत्म, खेल खत्म पे चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्योंकि एक बात और है कि वहाँ की जो लीडरशिप है वो काफी समझदार है, मतलब नॉर्थ कोरिया से अगर कंपेयर करें तो रशिया की लीडरशिप ज्यादा ही समझदार हम देख पाएंगे। ये बात है, समझदारी की बात है। अगर डिक्टेटरशिप वाला ही देश भी मानने चलो तो उसमें अगर समझदारी है, जैसे प्रेजेंट डे रशिया है, तब वो सस्टेन कर सकता है। नहीं तो जैसे सोवियत संघ टूट गया तो मेन कारण उसका फाइनेंशियल बैंकरप्सी है। बिल्कुल, पूरे घर की तिजोरी सारी खाली हो गई है। तो वो लीडरशिप की दिक्कत है। ये बात तो है। एक दूसरी बात ही हो गई। बाकी देखो शाइनिंग एग्जांपल ऑफ द डेमोक्रेसी देखा जाए तो अमेरिका को उसको आगे लेके आया जाता है। अमेरिका 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 कहते हैं कि लोगों के पास पावर आएगी चुनने की तो जो वो होंगे, क्या होंगे, लीडर्स होंगे, वो लोगों की सोचेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली लोग ही उन्हें पावर में लेके आए। तो लोगों की अगर सोची जाएगी तो लोगों का स्तर बढ़ेगा जीवन का, और लोगों में डिस्पैरिटी खत्म होगी। जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनसे पैसा नीचे आएगा और आम आदमियों में बटेगा और इनकम डिस्पैरिटी खत्म होगी और
सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी खत्म हो जाएगी, ऐसा डेमोक्रेट्स ने कहा था। हम्म। बट in practical mathematical values, we हम्म। see that the most income disparity was in the West. आज हम तक है, आज तक यूएस में सबसे ज्यादा है वही इनकम डिस्पैरिटी की अगर बात करें। तो फिर डेमोक्रेसी का जो वादा था कि हम लोगों से पावर ले रहे हैं, ये है वो है, तो वो कहाँ छूट जाता है आपका बीच में? बस यही तो बात है। फिर अब अगर आपको पार्टी मतलब आपको पहली बात पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, दूसरा आपको पार्टी का खर्चा उठाना है, तीसरा आपको चुनाव लड़ना है। इसके लिए आपको चाहिए पैसा। अब वो पैसा पेड़ पे तो उगेगा नहीं, तो उसके लिए आप जहाँ मांगने जाओगे उसके आगे आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और जब एक जगह कॉम्प्रोमाइज कर दिया फिर जनता की बात गई भाड़ में। तो यही चलता हुआ आ रहा है। फिर बात ये है घूम फिर के, जनता को कहो, आपने जनता को कहा कि मैं तुम्हारे को अपलिफ्ट करूंगा, मैं तुम्हारा जीवन स्तर बढ़ाऊंगा। जनता ने कहा बहुत बढ़िया, कैसे बढ़ाओगे? आपने उसको कहा कि तुम्हें अब दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा और तुम्हें अब काम करना है। तो जनता को ये बातें पसंद आएगी या जनता को ये पसंद आएगा कि मैं तुम्हें हर महीने इतने रुपए दूंगा? यही तो पसंद आएगा। सबके अकाउंट में 15-15 लाख पहुंच जाएंगे मित्रों। तो बात तो यही, एक बार में जो क्लिक अगर ये बात करेगी तो खटाखट वो ईवीएम पे बटन दबाएगा, हो गया काम। वही बात है ना कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे खटाखट खटाखट खटाखट। हाँ, खटाखट खटाखट खटाखट, और लास्ट में हुआ कुछ नहीं। तो यही तो बात है। मतलब लोगों से ही पैसे लेके टैक्स के उन्हीं में बांट दो और फिर कह दो देखो हमने फ्री भी बांटी है। हाँ, बस यही करना है। तो फिर और फ्री भी तो सबसे बड़ी समस्या है। वो वेलफेयर स्कीम के नाम पे प्रॉपर सब्सिडी दी जाती है और लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चल रही है, जबकि ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके तो एग्जांपल यही एक मुद्दे की बात है। वेनेजुएला में देख सकते हैं, इसके एग्जांपल साउथ अमेरिकन नेशंस के अंदर खूब फ्री भी बांटी गई दबा के। और उनके एग्जांपल, उनकी हालत आज हम देख ही रहे हैं कैसे क्या हुआ। सोवियत यूनियन के अंदर खतरनाक फ्री बांटी गई। हाँ, सोवियत का। तो ये बात है। फिर घूम फिर के देखो, ये डिबेट एंडलेस है, एग्जांपल्स एंडलेस है, प्रोस कॉन्स सब कुछ है, लेकिन जो हाँ, मेन मुद्दा है वो यही है, जो मेन की पॉइंट निकल के आए हैं। लीडरशिप समझदार है तो देश आगे बढ़ेगा, लीडरशिप बेकार है तो देश पीछे जाएगा, चाहे वो डेमोक्रेसी चाहे वो डिक्टेटरशिप। बिल्कुल बिल्कुल। और आज अगर किसी भी सरकार को अगर कोई शानदार पॉलिसी बनानी है तो उसको सब सारे देशों को देख लेना चाहिए। चाहे वो डिक्टेटरशिप में भी कुछ बहुत सक्सेसफुल लोग हैं और डेमोक्रेसी में भी कोई बहुत सक्सेसफुल देश है। इन दोनों से ही अगर मिक्स पॉलिसी बनाई जाए तो वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी आज की डेट में। और ये चीज होती भी है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि ये बताओ मेरे को कि लेफ्ट और राइट विंग जो होता है उसके अंदर लेफ्ट विंग की क्या आइडियोलॉजी होती है, जो बेसिक आइडियोलॉजीज? लेफ्ट विंग की बेसिक आइडियोलॉजी, उसमें दो ही वर्ग को मानते हैं, वो हैव्स और हैव नॉट। और वो हैव नॉट के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। फिर वो हैव नॉट अलग अलग तरीके से बदलते रहेगा। वेट 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 वेट, आप थोड़ा कम्युनिज्म की तरफ चले गए। तो जो समाजवादी लोग हैं वो बस एक ही बात चाहते हैं कि किसी तरह से जो समाज का नीचे का तबका है, जो दबा हुआ दमित तबका है, हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और हम उसके वन ऑफ द बेस्ट लीडर बनना चाहते हैं। ये फिलहाल इंडिया के अंदर अगर बात करें तो लेफ्ट वाले बस यही बात कह रहे हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है फिर? दिक्कत तो ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन जो राइट वाले हैं फिर वो कहते हैं, वो इस सब बातों को हटा देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको संस्कृति को प्रिजर्व करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विरासत और विकास एक साथ चलेगा। ये लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है उनके लीडर्स की। तो ये बात है। ये खतरनाक स्टेटमेंट है राइट वालों की। लेफ्ट वाले कहते हैं विकास करो विकास करो विकास करो, राइट वाले कहते हैं विकास के साथ विरासत रखो। हाँ, ये बात है। तो यहाँ पे राइट ज्यादा ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है। तो लेकिन देखो, अब देखा जाए अगर प्रैक्टिकली, तो बीजेपी आज के टाइम पे जो भारत में गवर्नमेंट चला रही है वो थोड़ी सी राइट की तरफ मानी जाती है पार्टी। हाँ जी, लेकिन फिर भी बीजेपी क्या फ्री भी नहीं देती? बिल्कुल। क्या बीजेपी जो वो कंपनीज है, जो गवर्नमेंट कंपनीज है, उनको क्या बेच नहीं रही है? और नेशनलाइज्ड जो चीज, जैसे एयर इंडिया बिक गई,
रेलवे के अंदर थोड़ा हाँ। कुछ प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, स्टार्टअप्स को प्रमोट अब किया जा रहा है। तो कॉर्पोरेट में भी आरक्षण की बात होने लग गई है धीरे धीरे। तो अब मेरे को बताओ, ये दोनों पॉलिसीज कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? एक तरफ सोशलिज्म, बिल्कुल है। तो फिर बीजेपी अपने आप को यहाँ के समाज के हिसाब से ढालने का प्रयास कर रही है। बस वही जो हमने एक बात कही थी ना कि बीच का रास्ता, उसकी भी अच्छाई उसकी भी अच्छाई, उसका ही यूज करके पावर गेट करने की कोशिश की जा रही है भारत के अंदर, बिल्कुल। और यही चलता है। और अल्टीमेट देखो, कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव। बिल्कुल, जो बात आपने वो पुरानी वीडियो में बताई है, अपीज द मेजोरिटी एंड रूल। बस, अरे बस वही तो है। अगर मेजोरिटी राम बोलती है तो राम बोलो, मेजोरिटी माओ बोलते तो माओ बोलो, मेजोरिटी आलू बोलते तो आलू बोलो। बिल्कुल। तो यही एंड ऑफ डिस्कशन है डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप का, कि नथिंग इज बेटर, नथिंग इज वर्स्ट, इट्स ऑल अबाउट एंड एवरीथिंग इज बेटर, एवरीथिंग इज वर्स्ट। देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ बेटरमेंट, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ डिग्रेडेशन, बिल्कुल। and it's all quasi science, it's all the ambiguity, and the one who rules the ambiguity, the one who uses the loopholes will rule and be the leader. Thank you. Out.